नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे अपना जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना काफ़ी ज़्यादा अभी खबरों में है और हमारी परीक्षा में ज़्यादातर वही निबंध पूछे जाते हैं जो खबरों में होते हैं, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। अब तक हमने लगभग 200 निबंध पढ़े हैं सब मिला के, चाहे यूपीएससी स्तर का हो, पीसीएस स्तर का हो। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो शब्द सीमा में आपकी पढ़ रहे हैं। वहां पर हमने शब्द सीमा थोड़ा ज़्यादा रखी थी। उसका कारण यह था कि आपको तब हम सिखा रहे थे कि निबंध लिखते कैसे हैं। अब हम शब्द सीमा में पढ़ेंगे, निबंध को समझेंगे, क्योंकि निबंध देखिए आप कभी रट नहीं सकते हैं, समझना पड़ेगा। इसलिए क्लास पूरी देखिएगा, हम यहाँ पर पूरा निबंध समझ लेंगे कि हमें कैसे क्या लिखना है। जब हम एक बार प्रारूप समझ लेते हैं, रूपरेखा समझ लेते हैं, तो हमारे लिए वही निबंध आसान हो जाता है। इसमें जातिगत जनगणना की बात की गई है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आपको जरूर समझना चाहिए। 3 भाग में निबंध लिखेंगे। पहला रहेगा प्रस्तावना, उसके बाद मुख्य भाग, उसके बाद आएगा निष्कर्ष। प्रस्तावना लगभग आपकी 100 शब्दों में जानी चाहिए, जिसमें हम ये बात करते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, यानी संक्षिप्त एक विवरण दे देते हैं। फिर मुख्य भाग पर आते हैं, जो आपका पूरा पैराग्राफ में लिखा जाता है। कोई पॉइंट प्रयोग नहीं होंगे, कोई हेडिंग प्रयोग नहीं होगी, तथ्य प्रयोग होंगे, बहुत सार्थक होंगे। सूक्तियों का प्रयोग होगा तो यदि आवश्यक है तो ही सूक्तियों का प्रयोग होगा, वैसे सूक्तियों का प्रयोग नहीं होगा। फिर अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम पूरी बात लिख लेंगे कि हाँ क्या हम कह रहे थे या क्या हमारे निबंध का निचोड़ निकल रहा है। तो एक रूपरेखा बना लेते हैं। रूपरेखा आपको मदद करेगी कि आपके इस निबंध में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रूपरेखा बन जाएगी, फिर आपको निबंध लिखना बहुत आसान महसूस होगा। रूपरेखा को पहले समझेंगे। देखो, कोई भी निबंध आप लिखना, जब प्रैक्टिस भी करना तो एक रूपरेखा का निर्माण करके ही करना। प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। प्रस्तावना में बात करेंगे जाति की ऐतिहासिक और सामाजिक भूमिका क्या थी। जाति कहाँ से आई, कोई तो इसका आधार रहा होगा जहां से आई होगी, उसकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे नीति निर्माण में आंकड़ों का क्या महत्व होता है। फिर मुख्य भाग में आएंगे। इसमें हम तथ्य थोड़ा ज्यादा प्रयोग करेंगे। तथ्य ज्यादा इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि देखिए क्या है, आपको निबंध में कुछ तो हटके लिखना पड़ेगा, कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि तथ्य सटीक सार्थक होने चाहिए। अगली बात करेंगे जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आर्थिक असमानता का वास्तविक आकलन देखेंगे। कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य निर्धारण देखेंगे और सामाजिक न्याय की दिशा में सटीक डेटा क्या है उस पर बात कर लेंगे। फिर हम थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष को देखेंगे। भारत में जाति जनगणना का इतिहास क्या है। पहले 1921 तक की गणनाएं देख लेंगे, बाद में 2011 के अनुभव देख लेंगे। इसके बाद हम आएंगे तो वर्तमान संदर्भ में बात करेंगे। चूंकि 2025 चल रहा है तो इसके संदर्भ में बात करेंगे कि अभी स्थितियां क्या हैं। राज्यों का अपना डेटा जारी करना, केंद्र राज्य बहस पर बात करेंगे। राजनीतिक और प्रशासनिक आयामों को हम समझेंगे। फिर जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क देखेंगे। पारदर्शिता, नीति निर्माण की वैज्ञानिकता, संसाधन वितरण की समानता को देखेंगे। जातिगत जनगणना के विरुद्ध तर्क क्या है। सामाजिक विभाजन का खतरा कैसे है, आंकड़ों के दुरुपयोग की आशंका कैसे है, प्रशासनिक जटिलताएं क्या हैं, इन पर हम बात जरूर करेंगे। फिर सामाजिक न्याय और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उनको देखेंगे। अवसरों की समानता को देखेंगे। वंचित वर्गों की पहचान क्या है उसको देखेंगे। योजनाओं की प्रभावशीलता पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे चुनौतियों पर, जैसे जाति परिभाषा, उपजातियों की जटिलता क्या है, डेटा सुरक्षा, राजनीतिक दबाव पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे समाधान पर। ये जो समाधान आपके होंगे तो इन समाधानों में दिखना चाहिए कि एक समीक्षा अधिकारी यह निबंध लिख रहा है, मतलब तर्क संगत होने चाहिए। तकनीकी साधनों का प्रयोग देखेंगे। स्वतंत्र सांख्यिकी संस्था की बात कर लेंगे। स्पष्ट वर्गीकरण प्रणाली को समझेंगे। अंत में निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में हम पूरे निबंध का निचोड़ निकाल देंगे। समझ में आया? इतने काम हम करेंगे तब हमारा यह निबंध पूरा हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें फिर निबंध शुरू करते हैं। कंप्यूटर के लिए हमने बाकायदा आपका एक बना दिया है क्लास, उसको आप देख लीजिए, वो काफ़ी रहेगी। और अब हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे जो आपके और खंड हैं, जैसे वर्तनी है,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, इनको अब हम प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए अब उसको भी देखना है आपको। उसको देखने से क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आपके दिमाग में आ जाएंगे। आता तो आपको सब है, बस एक बार उसको पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। टॉपिक है हमारा जातिगत जनगणना। सूक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे? यथार्थ को जानने से ही परिवर्तन के द्वार खुलते हैं, आंकड़े समाज का आईना होते हैं। कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। ठीक है, अब प्रस्तावना पर बात करते हैं। आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है, मैंने इसलिए डाल दी जिससे पता चले कि यहाँ प्रस्तावना है, इस पैराग्राफ में ये बात लिखी है, इस पैराग्राफ में ये बात लिखी है। भारत एक बहुस्तरीय सामाजिक संरचना वाला देश है, जहाँ जाति कई शब्दों से सामाजिक पहचान, अवसर, प्रतिष्ठा और वंचना का आधार रही है। बदलते समय के साथ यह सच सामने आया कि विकास की योजनाएं तभी अधिक न्याय संगत हो सकती हैं जब उनके आधार में ठोस और प्रामाणिक डेटा हो। इसी पृष्ठभूमि में जातिगत जनगणना की मांग बढ़ती गई, क्योंकि जो दिखता है वही गिना जाता है और जो गिना जाता है वही नीति में शामिल होता है। ठीक है, इसीलिए 2025 के भारत में यह विषय सामाजिक न्याय, संसाधन वितरण और लोकतांत्रिक दायित्व के केंद्र में है। तो हमने प्रस्तावना में क्या लिख दिया कि जातिगत जनगणना क्या होती है और कैसे यह न्याय संगत है। अब हम देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, जातिगत जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगले पैराग्राफ में आप ये लिखोगे। जातिगत जनगणना की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि यह आर्थिक और सामाजिक असमानता का वास्तविक स्वरूप उजागर करती है। केवल अनुमान आधारित नीतियां कई बार वंचित वर्गों तक सही लाभ नहीं पहुंचा पाती। यदि राज्य के पास स्पष्ट जानकारी हो कि किस समुदाय की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी कितनी आबादी है, वे किन क्षेत्रों में पिछड़े हैं, तभी कल्याणकारी योजनाएं वैज्ञानिक आधार पर तैयार हो पाएंगी। मतलब हमारे पास एक डाटा तो होना चाहिए ना कि कौन सा समुदाय है जो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जब वो पता चलेगा, भाई अगर मान लो एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे हो तो हर बच्चे की हमें प्रोग्रेस तो पता होनी चाहिए, फिर हम उसके हिसाब से अलग व्यवस्था कर पाएंगे। समझ गए? इसके अलावा आरक्षण जैसी नीतियों का आधार भी तभी और अधिक न्याय संगत बनेगा जब उसके पीछे अद्यतन और विश्वसनीय आंकड़े हों। आंकड़े तो जरूरी होते हैं भाई। जैसे मान लो कोई बच्चा है, अगर हमने मान लो एक पेपर कराया, टेस्ट कराया, उसमें एक बच्चे ने 10 में से 8 नंबर पाए, एक बच्चे ने 10 में से 2 नंबर पाए, तो ये नंबरों का आंकड़ा हमें ये कहीं ना कहीं सम्मान दिला देगा कि हमें इस वाले बच्चे पर थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है। समझ गए? जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं ऐसे अपनी मेंस आंसर राइटिंग चलती है, आप उसको जरूर देखिएगा। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत में जाति गणना का इतिहास क्या है? ब्रिटिश काल में 1931 तक नियमित रूप से जाति आधारित गणना की जाती थी। उसके बाद यह प्रक्रिया बंद हो गई। 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन उसके जातिगत आंकड़े आधिकारिक रूप से जारी नहीं किए गए। देखो 11 में एक बार ये जनगणना हुई थी, लेकिन उसका डाटा सामने नहीं आया था कि किस जाति के व्यक्ति कैसे क्या स्थितियों में हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत में जाति को डेटा को लेकर संवेदनशीलता और प्रशासनिक दोनों चुनौती हैं। अभी वर्तमान संदर्भ में थोड़ा देखते हैं। 2025 में बिहार, कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों द्वारा अपने अपने स्तर पर जातिगत सर्वेक्षण जारी किए जाने के बाद यह मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा में है। और आपको तो पता है भाई, राष्ट्रीय चर्चा में जो मुद्दा होगा वही आपकी परीक्षा के पेपर में मिलेगा। केंद्र और राज्यों के बीच इस विषय पर नीति तथा अधिकार को लेकर मतभेद भी देखे जाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति भारतीय लोकतंत्र की चुनावी गणित में निर्णायक कारक रही है। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना के पक्ष में क्या तर्क हो सकते हैं। जातिगत जनगणना के समर्थन में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि इसे सही नीति, सही लक्ष्य, सिद्धांत मजबूत होता है। यह पारदर्शिता लाती है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है और यह भी स्पष्ट करती है कि कौन सा वर्ग कितना वंचित है। योजनाओं का वित्तीय बोझ भी अधिक तार्किक ढंग से बांटा जा सकता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में असमानता को वैज्ञानिक तरीके से मापा जाता है।
अब हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के विरुद्ध क्या तर्क है। अब हमने देखा उसके पक्ष में क्या बातें हो सकती हैं, थोड़ा देखते हैं उसके विरुद्ध भी तो कुछ बातें होंगी। विरोध करने वाले यह तर्क देते हैं कि इससे समाज में जातिगत विभाजन और तीव्र हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं से ऐसा ना बन जाए कि एक समाज में विभाजन आ जाए कि तुम छोटी जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तो एक बहुत बड़ा विभाजन अचानक आ सकता है। राजनीतिक दल इन आंकड़ों का उपयोग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा या ध्रुवीकरण के लिए कर सकते हैं। साथ ही उपजातियों की अत्यधिक संख्या, वर्गीकरण की अस्पष्टता, डेटा संग्रहण की लागत इसे कठिन बनाती है। कुछ विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि विकास का आधार जाति नहीं बल्कि गरीबी और क्षेत्रीय पिछड़ापन होना चाहिए। ये मुझे भी ठीक लग रहा है कि थोड़ा गरीबी या उनके जीवन जीने के स्तर को मानो, जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने के स्तर, उनकी रोज की आवश्यकताएं, उनकी जीवन कहाँ से अवसंरचना कैसे बदलेगी, उसको अगर डाटा माना जाए तो कहीं ना कहीं से सही है, क्योंकि हर जाति में देखो गरीब हैं, हर जाति में अमीर हैं। सामाजिक न्याय और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि जातिगत जनगणना वैज्ञानिक और निष्पक्ष ढंग से की जाए तो यह समाज में अवसरों की समता स्थापित करने का मजबूत साधन बन सकती है। वंचित समूहों की पहचान होने से संसाधन अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेंगे। यह सामाजिक संरचना के असंतुलन को उजागर करने का भी माध्यम बनेगी, जिससे न्याय और समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को नया आधार मिलेगा। अब हम देखते हैं चुनौतियां क्या हैं इससे संबंधित। जात की परिभाषा स्वयं एक चुनौती है। हजारों जातियां और उपजातियां, उनके स्थानीय रूप और राज्यों के भिन्न वर्गीकरण इसे जटिल बनाते हैं। डेटा सुरक्षा और निजता का गंभीर चिंताएं, गलत हाथों में यह आंकड़े संवेदनशील परिणाम दे सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासकीय क्षमता भी इसकी सफलता को प्रभावित करती है। अब हम कुछ समाधान की बात देखेंगे कि क्या समाधान संभव है। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पारदर्शी पद्धति, वैज्ञानिक वर्गीकरण और एक स्वतंत्र सांख्यिकी संस्था की जरूरत है। तकनीकी साधनों, डिजिटल सर्वे, बायोमेट्रिक सत्यापन और डेटा एन्क्रिप्शन का उपयोग विश्वसनीयता बढ़ा सकता है। साथ ही एक स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए। इन आंकड़ों का उपयोग केवल नीति निर्माण के लिए ही हो, किसी भी प्रकार के राजनीतिक दुरुपयोग से बचते हुए। अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष में जो हमने निबंध लिखा है उसका निचोड़ निकाल देंगे। जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह निष्पक्ष, वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से की जाए तो यह नीति निर्माण को और अधिक लक्षित, अधिक प्रभावी और अधिक न्यायपूर्ण बनाएगी। जैसा कहा गया है, डेटा अंधकार दूर करता है और अंधकार के हटते ही नीतियां अपना सच्चा रूप दिखाती हैं। इसीलिए भारत को एक संतुलित, व्यवहारिक और समाज हितैषी दृष्टिकोण अपनाते हुए जातिगत जनगणना की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह आपका निबंध पूरा होता है। 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। पसंद आया है तो लाइक करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप और क्लासें देखते रहिए, आपके काम की जो भी हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।